कहानी की शुरुआत में हमें हुआना और उसके बेटे चैंग को दिखाया जाता है। हुआना अभी अभी सो करके उठी थी। उसका बेटा उसे कहता है कि चलो स्विमिंग की प्रैक्टिस करते हैं, बाहर पानी भर आया है। बेटे की बात मान करके जब वो बाहर देखती है तब उसे बाहर रोड पर थोड़ा बहुत पानी दिखाई देता है, जिसे वो इग्नोर करती है और किचन में जा करके अपने और बेटे के लिए नाश्ता बनाने लगती है। ठीक उसी वक्त हुआना की माँ भी कॉल कर देती है, तो वो अपनी माँ से कॉल पर हालचाल पूछने लगती है। कॉल कट जाने के बाद जब वो नाश्ता बनाने के लिए नल को चालू करती है तब उसे मालूम चलता है कि नल में से तो पानी नहीं आ रहा है। इसके बाद अचानक जब वो नीचे देखती है तब उसे फर्श पर ढेर सारा पानी दिखाई देता है। इसके बाद जब वो जा करके अपनी बालकनी से बाहर देखती है तब उसे मालूम चलता है कि बाहर के साइड में पानी हद से ज्यादा बढ़ चुका है। बारिश ज्यादा होने की वजह से कई मंजिला पानी में डूब चुका है। वो घबरा जाती है। फौरन जा करके वो एक बैग निकालती है जिसमें वो अपना सारा सामान पैक करने लगती है। ठीक उसी वक्त हुआना के पास एक कॉल आता है। सामने जो भी था वो हुआना से कहता है कि मैं आपके कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा हूँ। आपको सही सलामत जिंदा वापस लाने का काम कंपनी ने मुझे सौंपा है। पानी आपके फ्लोर पर पहुँचने वाला है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपने बेटे को लेकर के ऊपर के फ्लोर पर आइए। ठीक उसी वक्त पावर चले जाने की वजह से कॉल कट हो जाता है। हुआना फौरन अपने बेटे की दवाई लेती है, उसे अपने कंधे पर बैठाती है और फिर बाहर चली जाती है। बाहर जाने के बाद उसे पता चलता है कि सभी लोग इस बाढ़ से बचने के लिए ऊपर के साइड में भाग रहे हैं, इसलिए सीढ़ियों पर काफी भीड़ थी। हुआना घूम करके दूसरा रास्ता अपनाती है और जैसे तैसे करके वो ऊपर के फ्लोर पर चली जाती है। जैसे ही वो ऊपर के फ्लोर पर जाती है तो उसी वक्त उसे एक आवाज सुनाई देती है। दरअसल वो सिक्योरिटी गार्ड था जो हुआना को आवाज लगा करके उसे ऊपर आने के लिए बोल रहा था। हुआना उसे देखती है और उसे कहती है कि हाँ, मैं अपने बेटे के साथ ऊपर आ रही हूँ। इसके बाद जब वो नीचे देखती है तब अचानक से उसका बेटा गायब हो चुका था। अब हुआना अपने बेटे को ढूंढते हुए भीड़ का पीछा करते हुए एक कमरे तक पहुंच जाती है। उस कमरे में खड़ी होकर के जब हुआना बाहर देखती है तब उसे मालूम चलता है कि एक बड़ी लहर इनकी तरफ आ रहा है। अचानक से कांच टूटता है और पानी पूरे फ्लोर में भर जाता है। हुआना ने अपने बेटे का दवा जिस बैग में रखा था वो बैग उसके हाथों से छूट जाता है। हालांकि हुआना उस बैग को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो पानी में बह करके बाहर के साइड में चला जाता है। हुआना उसे छोड़ती है और अपने बेटे को ढूंढने लगती है, जो कि एक कमरे में उसे मिल भी जाता है। पानी की वजह से वो बेहोश हो गया था। इसके बाद हुआना दरवाजे के पास जाकर के उसे खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो बाहर से लॉक था। शुक्र था कि उसी वक्त यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है जो बाहर से दरवाजे को खोलता है और हुआना और उसके बेटे को जिंदा बचा लेता है। इस तरह से ये सभी लोग ऊपर के फ्लोर पर आ जाते हैं। चैंग ने पानी पी लिया था इसलिए वो बेहोश हो गया था। सिक्योरिटी गार्ड जब उसके शरीर को दबाता है तब उसके शरीर से सारा पानी बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से चैंग को होश आ जाता है। वो जैसे ही अपनी माँ को देखता है तो जोर जोर से रोने लगता है। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम है ली, वो हुआना से कहता है कि अभी हम 10 फ्लोर पर हैं, अभी हमें 30 फ्लोर पर जाना है, इसलिए जल्दी करना होगा। इसके बाद हुआना अपने बेटे को कंधे पर बैठाती है और उसे लेकर के धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगती है। इस बीच हुआना उससे पूछती है कि ये पानी इतना खारा क्यों है, ये नॉर्मल बारिश तो नहीं लग रही है। जिसके बाद ली उसे बताता है कि 3 घंटे पहले अंटार्कटिका से एक उल्का पिंड टकराया है, जिसकी वजह से बर्फ पिघल गया और समुद्र का सारा पानी ऊपर उठ गया। आधा जापान पानी में डूब चुका है। बहुत जल्द ये 30 मंजिला इमारत भी पानी में डूबने वाली है। साफ साफ कहने का मतलब ये है कि आज पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। इतना सुन करके हुआना घबरा जाती है और ली से कहती है कि आखिर कंपनी ने मुझे ही क्यों चुना। जिसके बाद ली उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक साधारण सी AI डेवलपमेंट कंपनी में काम करती हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इंसानों की एक नई नस्ल बनानी है। दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं जिन्होंने AI के लिए इमोशन इंजन बनाया है, एक आप और आपकी बॉस। और आपकी बॉस सुबह से ही लापता है और उनका बच्चा भी कहीं गायब है। मतलब कि सिर्फ आप बची हुई हैं और आपसे ही सारी उम्मीदें हैं। हम आपको टेम्परेरी शेल्टर लेकर के जाएंगे जहां से आपको आगे का मिशन दिया जाएगा। जिसके बाद हुआना कहती है कि इस बारे में ज्यादा कुछ मुझे नहीं पता है, मैं अपने बॉस के बिना कुछ नहीं कर सकती। जिसके बाद ली कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सारी टीमों ने अपना काम कर लिया है। उन्होंने समझदारी और प्रजनन करने लायक इंसान बना लिया है, बस उसमें इमोशन डालना बाकी है। इसके बाद ये लोग चल करके जैसे ही बालकनी तक पहुंचते हैं तो उसी वक्त जोरदार धमाका होता है। दोनों तरफ से धमाका होने की वजह से रास्ता बंद हो चुका था। ली के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। वो जैसे तैसे करके लटक करके ऊपर के फ्लोर पर जाता है। नीचे के फ्लोर पर खड़ी होकर के हुआना अपने बेटे को ली को देने लगती है ताकि वो उसे ऊपर उठा ले। वो अपने बेटे को ऊपर उठाती है और ली उसके बेटे को पकड़ लेता है। ठीक उसी वक्त हुआना का पैर फिसल जाता है, वो नीचे पानी में गिर पड़ती है। शुक्र था कि उसे कुछ होता नहीं है। वो तैरते हुए वापस से बिल्डिंग के अंदर आ जाती है। वो जैसे
जैसे ही अंदर आती है तो उसी वक्त लिफ्ट के अंदर से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। आवाज से यही लग रहा था कि कोई छोटी बच्ची है जो लिफ्ट के अंदर फंसी हुई है। हुआना उससे कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। इतना कहने के बाद वो लिफ्ट को खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसी वक्त पानी की तेज लहर आती है जिसकी वजह से फ्लोर में पानी भर जाता है। पानी भरने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाती, मजबूरन उसे लिफ्ट छोड़ करके ऊपर आना पड़ता है। इसके बाद हुआना जैसे ही भाग करके ऊपर जाती है तब उसे मालूम चलता है कि दवाई न मिलने की वजह से उसके बेटे की हालत खराब हो गई है। उसका शरीर शून्य पड़ चुका था, उसे दवाई की जरूरत थी। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि हुआना से वो दवाई खो चुकी थी, लेकिन उसे पता था कि उसे क्या करना है, इसलिए वो अपने बेटे को उठाती है और भागते हुए एक कमरे में चली जाती है। इस कमरे में एक बूढ़ा आदमी अपनी विकलांग बीवी के साथ में था। हुआना फौरन अपने बेटे को नीचे रखती है, फ्रिज में से शक्कर और पानी निकाल करके एक घोल बनाती है। ये घोल फौरन वो अपने बेटे को पिलाती है। घोल पिलाने के बाद भी उसके बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। हुआना को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करें। इस समय वो उस बात को याद करने लगती है जो उसके बॉस ने उससे कहा था। दरअसल हुआना और उसके बॉस को एक एक बच्चा दिया गया था और इन बच्चों को इन्हें माँ की तरह देखभाल करना था। ये तो फिक्स था कि बाद में सेंटर वाले इन बच्चों को लेकर के चले जाएंगे। इन बच्चों पर इनका कोई हक नहीं था क्योंकि ये बच्चे लैब में बनाए गए थे। इन्हें बस बच्चों की देखभाल करनी थी एक माँ बन करके। ठीक उसी वक्त अचानक से चैंग को होश आ जाता है, वो अपनी माँ को आवाज लगाता है। इसके बाद जब हुआना बालकनी से बाहर देखती है तब उसे मालूम चलता है कि धूप निकल आया है और मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है, जिसका मतलब यही था कि खतरा टल चुका है। ठीक उसी वक्त यहाँ पर ली आता है जो हुआना से कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, हेलीकॉप्टर में तुम अकेली जाओगी, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, सेंटर वाले उसे तुम्हारे पास से छीन लेंगे। यह सुन करके हुआना एकदम सन्न रह जाती है। ली कहता है कि मैं भी जब तुम्हारे बेटे की उम्र का था तब मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली गई थी। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे लेने के लिए वापस जरूर आएंगी, लेकिन नहीं आई। इसलिए मुझे इंसानों के जज्बात और इमोशन से नफरत है। ठीक उसी वक्त अचानक से फिर से मौसम बिगड़ने लगता है। पानी सुनामी बन चुका था और वो इनके अपार्टमेंट की तरफ ही आ रहा था। पानी इतनी तेजी से आता है कि कई फ्लोर अचानक से भर जाता है। ये लोग अपनी स्पीड बढ़ाते हैं और जैसे तैसे करके 29 फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। हुआना के दिमाग में बस एक बात खटक रहा था, वो अपने बेटे को छोड़ना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो ली से गुजारिश करती है कि वो उसके बेटे को उसके पास रहने दिया जाए, जिस पर ली कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम है तुम दोनों को सही सलामत ऊपर तक पहुंचाना, इसके बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पहले ही बता दिया गया था कि सेंटर वाले इससे लेकर के जाएंगे। सेंटर वाले हेलीकॉप्टर से टेरेस पर आ चुके थे जो इनका इंतजार कर रहे थे। वो हुआना को उसके बेटे से अलग कर देते हैं। हुआना गुजारिश करती है लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। ली भी यहाँ से चला जाता है। हुआना का बेटा एक AI ही तो था, इसलिए ये लोग उसके डाटा को निकाल रहे थे, जो कि हुआना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो चीफ से गुजारिश करती है लेकिन चीफ उससे कहता है कि तुम आखिरी बार अपने बेटे से मिल सकती हो। इधर ली को भी हेलीकॉप्टर में नहीं बैठने दिया जाता, उसे गन से शूट करके खत्म कर दिया जाता है। हुआना आखिरी बार अपने बेटे के पास जाती है और उसे गले से लगा करके रोने लगती है। उसे आखिरी बार अलविदा कहने के बाद वो जाकर के हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है। बाढ़ आने से पहले 5 अलग अलग जगहों से स्पेसशिप को अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है मानव जीवन को बचाने के लिए। इन सब का काम था मानव शरीर को बनाना, उसमें प्रजनन और इंसानी इमोशंस को डालना। जब इनका ये मिशन पूरा हो जाएगा तब ये लोग पृथ्वी पर वापस आ सकते थे इंसानी आबादी को बढ़ाने के लिए। मिशन पूरा हो गया तो इंसान का दोबारा जन्म होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। ब्रह्मांड में जाने के बाद इनकी स्पेसशिप के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। एक तारा जाकर के उल्का पिंड से टकराता है और वो उल्का पिंड इनके स्पेसशिप से आकर के टकरा जाता है। इसके बाद स्पेसशिप के साथ क्या हुआ ये हमें नहीं दिखाया जाता। सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से मूवी के स्टार्ट वाला सीन दिखाया जाता है। हुआना सुबह सुबह सो करके उठती है और उसका बेटा उसे स्विमिंग के लिए कहता है। जब वो देखती है कि उसके कमरे में पानी भरा हुआ था तब वो फौरन जाकर के पैकिंग करने लगती है। ठीक उसी समय पहले की तरह फिर से सिक्योरिटी गार्ड उसके पास कॉल करता है और उसे अपने बेटे के साथ ऊपर के फ्लोर पर आने के लिए कहता है। उसी समय उसका बेटा उसके पास आता है जो उससे कहता है कि मैंने एक ड्राइंग बनाई है, उसे देख लो। लेकिन हुआना काफी घबराई हुई थी, इसलिए वो अपने बेटे की बात नहीं सुनती है। वो अपने बेटे की दवा लेती है, उसे कंधे पर बैठाती है और बाहर चली जाती है। फिलहाल आपकी तरह मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हमें फिर से वही सीन क्यों दिखाया जा रहा है। खैर उसी समय सुनामी की तेज लहर इनके अपार्टमेंट की तरफ आती है और कई फ्लोर पर पानी भर जाता है। हुआना अपने बेटे के साथ पानी में डूब जाती है, लेकिन जैसे तैसे करके वो पानी के ऊपर आ जाती है। इस तरह से वो कई फ्लोर
ऊपर आ चुकी थी, लेकिन यहाँ पर फिर से उसका बेटा गायब हो जाता है। वो देखती है कि उसका बेटा सामने पानी में डूब रहा है, इसलिए वो अपने बेटे को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। तभी अचानक से हुआना के साथ पता नहीं क्या हुआ, उसे फिर से पुरानी बातें याद आने लगती है। वो सोचने लगती है कि आखिर मेरे साथ फिर से वही चीजें क्यों हो रही है। तभी अचानक से उसके पीछे एक कार आती है जो उससे टकरा जाती है। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ली ने हुआना को पानी से बाहर निकाल लिया है। लेकिन इस बार अगर आप हुआना की टी शर्ट पर नंबर देखो तो 787 है और ये नंबर याद रखना। हुआना उठती है और अपने बेटे को ढूंढने के लिए जाने लगती है, लेकिन उसी वक्त ली उसे रोक देता है और उससे कहता है कि हमारी टीम उसे ढूंढ लेगी, तुम्हें अभी हमारे साथ ऊपर चलना होगा, हेलीकॉप्टर आ रहा है। लेकिन हुआना उसकी बात नहीं सुनती है। ली के पास एक गन था जिसे वो निकाल लेती है और उसके ऊपर तान देती है। वो ली से ये पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ पर है। दरअसल हुआना को ऐसा लग रहा था कि ली ने उसके बेटे को छुपाकर कहीं रखा है। उसी वक्त पीछे के साइड में तेज धमाका होता है, लेकिन हुआना को उसकी कोई परवाह नहीं थी। इस धमाके में उसका भी काम तमाम हो जाता है। लेकिन फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हुआना बच चुकी है, ली ने उसे पकड़ लिया है। लेकिन इस बार अगर आप हुआना की टी शर्ट पर नंबर देखो तो 1931 है। अभी कुछ समय पहले उसके टी शर्ट पर 787 नंबर था। इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि बाद में कहानी समझने में आसान हो जाएगी। हुआना अपने हाथों को छुड़ा लेती है और पानी में छलांग लगा देती है। पानी में तैरते हुए जैसे वो अपार्टमेंट के अंदर जाती है तो उसी वक्त फिर से उससे लिफ्ट के अंदर से किसी बच्ची की आवाज सुनाई देती है। वो बच्ची को सच में बचाना चाहती थी, इसलिए लिफ्ट को खोलने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है। लेकिन इस फ्लोर पर पानी भर जाने की वजह से वो खत्म हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से हुआना को दिखाया जाता है जो उसी लिफ्ट के पास थी। लेकिन इस बार अगर आप उसकी टी शर्ट पर नंबर देखो तो 4007 है। लिफ्ट को खोलने के लिए वो ऊपर जाती है जहाँ उसे एक छड़ी मिल जाती है, जिसको तोड़ करके वो वापस लिफ्ट के पास आती है। उस छड़ी की मदद से वो लिफ्ट को खोलने की पूरी कोशिश करती है और लिफ्ट खुल जाती है। लिफ्ट खुल जाने के बाद इस बार वो बच्ची को सही सलामत बचा लेती है, उसे सही सलामत ऊपर लेकर के आती है। उसे कपड़े पहनाने के बाद उससे वो कहती है कि अब मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे अपने बेटे को बचाना है। हुआना उस बच्ची को लेकर के उसी कमरे में जाती है जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी अपनी विकलांग पत्नी के साथ रह रहा था। दरअसल ये जो बूढ़े आदमी है वो इस बच्ची के नाना नानी है। हुआना उस बच्ची से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो चल सकती हो क्योंकि जल्द ही इस फ्लोर पर पानी भर जाएगा और यहाँ पर कोई नहीं बचेगा। जिस पर वो बच्ची कहती है कि अगर आपका बेटा यहाँ पर होता तो आप उसे छोड़ करके कभी नहीं जाती, इसलिए मैं भी नहीं जाऊंगी। इसके बाद हुआना जैसे ही बाहर आती है तो उसी वक्त उसे कुछ बात याद आने लगती है। जब उसका बेटा उससे कह रहा था कि मैंने आपके लिए एक ड्राइंग बनाई है, उसे देख लो, मैंने उसे आपके फोन पर भेजा है। वो चीज बार बार मेरे सपने में आ रही थी, मैंने उसे ड्राइंग पर बनाया है। हुआना अपना फोन निकालती है और जब उस ड्राइंग को देखती है तब उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल ड्राइंग में उसने वही सीन बनाया था जब इन्हें हेलीकॉप्टर लेने के लिए टेरेस पर आया था, और ये एक बार नहीं बल्कि ऐसे ही हजारों बार हो चुका था। चैंग हर बार वो ड्राइंग बना रहा था और अपनी माँ के फोन पर सेंड कर रहा था। यहाँ से हुआना को ये बात याद आती है कि चैंग जब भी नाराज होता था तब वो अलमारी में जाकर के छुप जाया करता था। वो उसी अलमारी के पास जाती है जहाँ वो अक्सर छुप जाया करता था। जैसे ही वो अलमारी को खोलती है तो उसी वक्त पीछे से सेंटर वाले लोग आ जाते हैं जो हुआना को पकड़ लेते हैं। ये लोग हुआना को एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो जाती है। इस बार अगर आप हुआना के टी शर्ट पर नंबर देखो तो 13,417 है। यहाँ पर ली भी था जो हुआना से कहता है कि ये लोग तुम्हें लेकर के चले जाएंगे, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म। इतना कहने के बाद जब वो जाने लगती है तब हुआना उससे कहती है कि वो तुम्हें हेलीकॉप्टर में नहीं बैठने देंगे, वो तुम्हें मार देंगे। इतना सुनते ही ली रुक जाता है और हुआना से कहता है कि तुमने अभी क्या कहा, मुझे सच बताओ। लेकिन सेंटर वाले लोग ली को पकड़ लेते हैं और उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। ली को भी कुछ कुछ बातें याद आ रही थी, उसे लग तो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर हो रहा है। एक बार वो अपने दिल की बात सुन करके सेंटर वाले लोगों पर हमला करके उन्हें खत्म कर देता है। इसके बाद वो एक इंजेक्शन निकालता है और उसे हुआना को लगा देता है, जिसकी वजह से वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। हुआना उसे बताती है कि ये एक बार नहीं बल्कि कई बार हमारे साथ हो चुका है। ली को धीरे धीरे बातें याद आ रही थी, इसलिए उसे लगने लगता है कि हुआना सच बोल रही है। ली उससे पूछता भी है कि आखिर ये हमारे साथ कितनी बार हो चुका है, जिसके बाद हुआना उसे बताती है कि जब से मैंने चैंग को खोया है तब से मेरे साथ बार बार ऐसा हो रहा है। मैं उसे ढूंढने की बार बार कोशिश कर रही हूँ लेकिन ढूंढ नहीं पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि चैंग को सब कुछ पहले से ही पता था, इसलिए वो कहीं छुप गया है। जब पहली बार मैं इस घर में आई
आई तब मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ एक चाल है, लेकिन मैं जानबूझ करके दोबारा इस घर में आई क्योंकि अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। हुआना उसे ये भी बताती है कि जब भी वो नाराज होता है तो वो अलमारी में जाकर के छुप जाता है। सिक्योरिटी टीम बार बार हुआना को रोक रहे थे ताकि वो चैंग को ढूंढ ना पाए। ली और हुआना कई बार सिक्योरिटी टीम के हाथों से मारे जा चुके हैं। इस बार एक बार फिर से ये लोग सिक्योरिटी टीम से लड़ करके चैंग को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हुआना के टी शर्ट पर अगर आप नंबर देखो तो 21,499 है। एक बार फिर से ये दोनों सिक्योरिटी टीम से लड़ते हैं। ली उन्हें रोकने की कोशिश करता है और हुआना तीसरे फ्लोर पर जाती है जहाँ पर एक अलमारी था। हुआना को लग रहा था कि हो सकता है कि वो इसमें छुपा है। हुआना जैसे ही अलमारी को खोलती है तो उसी वक्त सिक्योरिटी टीम आकर के उसे फिर से पकड़ लेती है। सुनामी की वजह से फ्लोर में पानी भर जाता है। हुआना खुद को जैसे तैसे करके बचा लेती है और वो ऊपर के फ्लोर पर आ जाती है। ये टेरेस था और जब वो टेरेस पर आती है तब उसे यहाँ पर एक अलमारी दिखाई देता है। हुआना उस अलमारी के पास जाकर के जैसे ही उसे खोलती है तब उसे चैंग अंदर मिलता है जो कि बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। दवाई न मिलने की वजह से उसका ये हाल हुआ था। हुआना ने घोल बना करके उसे अपने पास एक बोतल में रखा था क्योंकि उसे पता था कि बाद में उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। जब वो घोल उसे पिलाती है तो कुछ समय के बाद चैंग को होश आ जाता है और वो अपनी माँ को आवाज लगाता है। चैंग अपनी माँ से कहता है कि मैं काफी समय से आपका यहाँ पर इंतजार कर रहा था क्योंकि आपने ही मुझसे कहा था कि यहाँ पर छुपे रहना। इतना सुनने के बाद हुआना को याद आता है जब पहली बार सेंटर वाले लोग उसे लेकर के जा रहे थे तब हुआना ने उससे कहा था कि पीछे एक अलमारी है, उस अलमारी में जाकर के तुम छुप जाना, मैं तुम्हें ढूंढते हुए जरूर आऊंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जब उल्का पिंड इनके स्पेसशिप से आकर के टकराया था। एक लोहे का टुकड़ा जाकर के हुआना के शरीर में घुस गया था जिसकी वजह से अब वो खत्म होने वाली थी। लेकिन खत्म होने से पहले वो अपने चीफ कमांडर से कहती है कि मुझे वो टेस्ट सब्जेक्ट बना दो, चैंग के साथ मेरी यादें भी भेज दो, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। तो इस तरह से हुआना और चैंग की यादों को निकाल करके लैब में भेज दिया जाता है और सारा एक्सपेरिमेंट इन दोनों के यादों के अनुसार ही शुरू किया गया था। अगर इनका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया तो पृथ्वी पर फिर से इंसानों की नस्ल वापस लौटेगी। उसी वक्त यहाँ पर सेंटर वाले लोग फिर से आ जाते हैं इन दोनों को अलग करने के लिए। हुआना अपने बेटे को उठाती है और उसे लेकर के जाने वाले थे, लेकिन तभी वो तेज सुनामी को देखती है जो इनकी तरफ ही आ रहा था। इसके बाद हुआना अपने बेटे को लेकर के भागती है। वो सिक्योरिटी गार्ड को रोकने की कोशिश करती है और अपने बेटे को पानी में छलांग लगाने के लिए कहती है। चैंग अपनी माँ की बात मान करके पानी में छलांग लगा देता है। इसके बाद अचानक से सब कुछ रुक जाता है। हुआना और उसके बेटे को टेस्ट सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया गया था, इसलिए बार बार वही सीन रिपीट हो रहा था। 5 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि हुआना ने लैब के अंदर कई सारे छोटे छोटे बच्चों को बनाया है और ये बच्चे बिल्कुल इंसान की तरह थे, उनके अंदर सब कुछ था। हुआना एक बच्चे को पाल करके बड़ा भी करती है और उस बच्चे का नाम उसने चैंग ही रखा था। उस बच्चे के अंदर इमोशन, जज्बात सब कुछ डाला गया था, जिसका मतलब ये था कि इनका मिशन कंप्लीट हो चुका था। हुआना अपने बेटे को बचा लेती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि हुआना अपने बेटे के साथ स्पेसशिप में है और उसका स्पेसशिप पृथ्वी की तरफ आ रहा है। अलग अलग और भी स्पेसशिप थे जो पृथ्वी की तरफ आ रहे थे।